जब बालाकोट में यह पता चला कि कुछ जिहादी जो हैं गोल टोपी के अंदर बम लेके दिल्ली आने वाले हैं, तो उसने वहीं जाके बम गिरा दिया। और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई में कोई भारत का एक सेना का वीर सपूत अभिनंदन नाम का आदमी उनके इलाके में रह गया, उसको पकड़ लिया। तो पाकिस्तान की अगर आप डिबेट देखें, मेरा वास्ता इसलिए है कि मैंने 12 साल काम किया है, उसको पकड़ के वहां के इंटेलेक्चुअल्स का दिवालियापन, बोले इसको पकड़ लो और बार्गेन करो कश्मीर पे। हमने 93,000 तुम्हारे पकड़े, 2 महीने तक उठक बैठक लगवाई, हमने अपना खाना खिलाया, हमने छोड़ दिया। अगर हम बार्गेन करते तो पूरे पाकिस्तान पे कर लेते। 93,000 हमने पकड़े थे 1971 के अंदर, हमने तब छोड़ दिए। तुम एक आदमी पे कश्मीर चाहते हो, हमने कुछ नहीं किया। आप सबको याद होगा, ध्यान जरा फिल्म पीछे की तरफ जाइए, बड़ा झगड़ा हो रहा था, सब लोग बड़ा चिंता में थे, पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ था। चचा का फोन गया उनके पास, इसे जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो इसको, मैंने गीता पढ़ ली है, ये गीता वाला आदमी है, ध्यान रखना। ये बाद में आपको पता चला होगा 2 महीने बाद कि भारत की रक्षा सेनाओं ने अपनी मिसाइल लगा दी थी। इसीलिए वहां की पार्लियामेंट में खड़े होकर के वो नेता कहता है, पसीना आ रहा था बाजवा साहब को, करे खुदा के वास्ते आप लोग मान जाइए, 9 बजे छोड़ दीजिए, वो करने वाला है हमला। क्योंकि चचा ने कह दिया है, ये गीता जानता है, इसको पता है दुश्मन को कैसे मारना है, हम भी नहीं रोक पाएंगे। आपने पढ़ी नहीं गीता, उसने पढ़ ली। उसका असर यह है कि अभिनंदन को जब छोड़ने भी कोई आया तो मुसलमान मर्द में कहीं इस्लाम पैदा ना हो जाए, इसलिए एक खूबसूरत लड़की के साथ कहा इसे छोड़ के आओ, बॉर्डर तक छोड़ने आई। तो गीता पढ़ना और गीता बांटना और गीता पे अमल करना, तीनों में फर्क होता है। इस राष्ट्र को गीता पढ़ने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिनको परिवार चलाने हैं, मां है, बहन है, भाई है, बेटा है, वो लोग रामायण पढ़ें। जिन्हें राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़ें। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसलिए छोटे छोटे नैरेटिव को बदलिए। यह अलग बात है कि जनवरी का महीना इस देश के लिए सौभाग्यशाली भी है, और सौभाग्यशाली ही है। 12 जनवरी को विवेकानंद पैदा हुए, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, और इस महीने के आखिर में जो बोझ थे वो चले गए। इसलिए हर महीने की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। लिहाजा मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट इसलिए रखना चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको जबलपुर में आप सबके सामने रखूं, और ये हमारी टीम ने बिना किसी पैसे के, मदद के, हमारे पास तो कोई इस किस्म का फ्लो ऑफ मनी नहीं है, पढ़े लिखे लड़कों ने, अच्छे लड़कों ने, सब ने मिलकर के एक हमने तय किया कि पूरे देश में जहां जहां भी हिंदू सनातनों की हत्या जिहादियों ने की है, उनकी डिटेल निकालनी है हमको। 2014 से 2019 तक भारत के अंदर कुल मिलाकर के जो मॉब लिंचिंग हुई है, जिसका जिक्र नहीं होता, उस मॉब लिंचिंग की पूरी रिपोर्ट है इसमें। ये पूरी रिपोर्ट है, शहर का नाम, तहसील का नाम, FIR का नाम, मरने वाले का नाम, मारने वाले का नाम। 161 हिंदू 2014 से दिसंबर 2019 तक मॉब लिंचिंग में पूरे देश में मारे गए हैं, पूरे देश में मारे गए हैं। लेकिन एक अखलाक क्या मरा कि अमेरिका और यूएनओ तक बात पहुंच गई, क्योंकि आप अपने के मरने पे रोते तक नहीं है। कम से कम चिल्ला चिल्ला के रोए तो पता तो चले कि कोई मरा है। आपको सौहार्द की चिंता है, शांति बनाए रखने की चिंता है। सौहार्द बिगड़ जाएगा, शांति बिगड़ जाएगी। एक बार सौहार्द बिगड़ ही जाने दो ना यार। कितनी बार इस सौहार्द के लिए हिंदू सनातनियों की जान ली जाएगी। 1947 में भी हम यही कहते थे, सौहार्द बिगड़ जाएगा, सौहार्द बिगड़ जाएगा। हमने नहीं चाहा, हम नहीं विभाजन चाहते थे। 10 लाख लोग मरे,
विभाजन हो गया, जिन्होंने मजहब के नाम पे विभाजन किया वो चले गए, लेकिन 2019 में और 2020 में जो विभाजन की बात सोचेगा उसका विभाजन कर दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता। मैं कोई पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होने चाहता, न मुझे किसी कुर्सी न किसी सत्ता की चिंता है। मैं इसी तरह कहते कहते चले जाऊं, यही मेरी ख्वाहिश है। इसलिए आप इस डॉक्यूमेंट को मेरे ईमेल जो है पुष्पेंद्र दिल्ली 01 उससे ले सकते हैं और बताएं कि अखलाक मरना इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी और सुप्रीम कोर्ट कहने लगी वी डू नॉट वांट मॉब लिंचिंग, इंडिया बिकम ए लिंचिस्तान। लेकिन 161 मर गए, न तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा न इस समाज ने कहा। इसका दुख है मुझे। आप अपने पे मरने वाले पे रोते नहीं हैं। औरंगजेब ने क्या किया, कितने जनेऊ मंगवाए, कितने वो तोलता था, कितने कत्ल करता था, किस सिख को मारा, किस गुरु को मारा, मैं वो भी नहीं पूछ रहा यार, मैं नहीं था, मैं 1990 में जिंदा था। भारत का एक शख्स किसी एजेंडे के तहत भारत का गृह मंत्री बना, उसने उसी राज्य में जो कश्यप ऋषि के असली वंशज थे, कश्मीरी हिंदू पंडितों को, वो केंद्र में गृह मंत्री था, भारत का पहला मुसलमान, मुफ्ती मोहम्मद सईद। 2 दिसंबर 1989 को उसने शपथ ली। 8 दिसंबर को उसने अपनी बेटी को गायब करा दिया क्योंकि उसे 4 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी छोड़ने थे। छोड़ दिया, बेटी वापस आ गई। और 2 दिसंबर से दिन काउंट करिए, 2 दिसंबर 1989, 19 जनवरी 1990, कोई 45 से 50 के आसपास के दिन होते हैं। पूरी दुनिया में मैंने ऐसा नहीं सुना। पूरी दुनिया में यह पहला वाहिद देश है कि बहुसंख्यक समाज एक राज्य में अल्पसंख्यक था, जो दिल्ली के पैसे से चलता था, जो 2 पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं करता था। उन्होंने इस नफरत में कि फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज कौल थे, ये बदल गए। मोहम्मद इकबाल के पूर्वज सपरू थे, वो भी कन्वर्ट हो गए। ये कन्वर्ट नहीं हो रहे तो इनको मार क्यों नहीं देते? 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को रेप मर्डर करके मार दिया। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी अपनी ही धरती से, अपने ही देश में उन्हें छोड़ के जाना पड़ा, शरणार्थी बना दिया। पूरे देश में चुप्पी है क्योंकि हम सेकुलर हैं। पूरे देश में चुप्पी है। और इस चुप्पी ने आज उनकी हिम्मत यह कर दी है कि देश में एक सरकार है, कॉन्शियस सरकार है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस स्टाइल को बंद नहीं किया है। वो ये जानते हैं कि जो हमारा कुरान है वो इसी फिलॉसफी पे रखा है। अगर हमने इसको रोक दिया तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसको हम लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की है। और आधुनिक भारत में इस्लाम का यह सबसे मजबूत हथियार है। वो ये करते हैं कि रैंडमली, यकायक कहीं किसी की हत्या कर दी गांव में, जो खबर नहीं बनती, हो गई एक हत्या, उस गांव में हत्या कर दी, वहां से 25-30 परिवार पलायन करना शुरू हो गए अकस्मात। दूसरा उनका है अनसीजिंग, यानी अनवरत, लगातार ये होते रहना चाहिए। कभी बंगाल में हो रहा है, कभी आसाम में हो रहा है, कभी बोडो के रूप में हो रहा है, कभी रामपुर में हो रहा है, कभी मुरादाबाद में हो रहा है, कभी संबल में हो रहा है, कभी ये कंटिन्यू रहना चाहिए। कभी वहां मार दो, कभी यहां मार दो, कभी इसकी खबर मत बनने दो यहां, और कभी कभी सामूहिक प्रदर्शन कर दो। तो आपने कहा रैंडम, अनसीजिंग, लो लेवल। ये जो 161 मारे, ये लो लेवल वायलेंस है। मार दो, इलाके में टेरर क्रिएट कर दो, वहां से लोग मकान खाली करके चले जाएं, लेकिन ये बड़ी खबर ना बन पाए। स्कैटर्ड वायलेंस, एक छितरी हुई हिंसा, ये जारी रखो।
मोदी की सरकार हो तो और मुफ्ती गृह मंत्री हो तो भी जारी रखो इसको। यही हमारे पास हथियार है। इनको डराओ और डराओ, और इसी के तहत पूरे देश में यह खेल चल रहा है। इसलिए रिंकू की अगर हत्या हुई तो मैं उन सब से पूछना चाहता हूं जो बड़े पॉलिटिकली करेक्ट बने घूम रहे हैं आजकल, नहीं नहीं इसे हिंदू मुस्लिम में नहीं देखना है। कुछ दिन पहले तुमने अंकित शर्मा की हत्या की थी, अंकित सक्सेना की हत्या की थी, राहुल राजपूत की हत्या की थी, तो हम किस उसमें देखें? इसलिए जुनैद की जब हत्या होगी तो हिंदू दहशतगर्द एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस के, बीजेपी के और संघ के लोगों ने मारा है, यह नैरेटिव चलता है, हिंदुओं ने मारा। और जब रिंकू मरेगा, वो गुंडे थे, दिस इज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये नैरेटिव चल रहा है। यकायक कुछ लोग एमपी बन गए नए नए दिल्ली में। अब वो समय नहीं है कि मैं उनकी बकवास सुनूं, उनकी पार्टी क्या है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।